प्यारे विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन पर दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने महात्मा गांधी जी का परिचय किया था और उसी व्याख्यान में उससे पहले हमारा जो अध्ययन काल है 1919 से 1950, मोटा मोटी उस समय जो आंदोलन हुए उनका जिक्र हमने किया था। और महात्मा गांधी के जो विचारधारा है उस पर भी विद्यार्थियों हमारी चर्चा हुई थी। महात्मा गांधी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी के जो शस्त्र हैं, सत्याग्रह है, अहिंसा, सत्य, ये इन सब के बारे में हमारी चर्चा विगत व्याख्यान में हुई थी। अब हम आज जो हमारा व्याख्यान है असहयोग आंदोलन पे हम चर्चा करें, उससे पहले असहयोग आंदोलन की चर्चा से पहले थोड़ा हम देखते हैं कि थोड़ा पहले का जो दृश्य है। 1905 के बंगाल विभाजन ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया और उस समय विदेशी जो कपड़े थे उनका बहिष्कार और स्वदेशी का नारा बुलंद हुआ। लोकमान्य तिलक हुआ करते थे उस समय, लाला लाजपत राय हुआ करते थे उस समय। ये जो प्रमुख नेता जो थे हमारे। और विद्यार्थियों, उस समय अफ्रीका में महात्मा गांधी, जो कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि वो एक केस के सिलसिले में 1893 में हमें अफ्रीका गए थे और वहाँ भारतीयों पर जो उन्होंने वहाँ व्यवहार देखा, वहाँ के जो काले लोग थे उनके बारे में अंग्रेज़ों की जो एक अछूत और नफ़रत वाली जो उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस देखी, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ काम किया और उसमें सफलता मिली। और उस सफलता के बाद महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे और फिर वो हमारे सामने स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनापति के रूप में सामने आते हैं। तब सारा देश उनके नेतृत्व में जैसे जागृत हो गया था। आंदोलन जन आंदोलन बन गए थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से लोगों में अंग्रेजी साम्राज्य की शक्ति का भय समाप्त हो गया था, जिसमें बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी थे। उनमें एक ऐसा आत्मबल विकसित हुआ यहाँ के लोगों में कि वे सीना तान कर गोलियों के सामने खड़े होने से भयभीत अब नहीं होते थे। अगस्त 1920 में विद्यार्थियों, लोकमान्य तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी के हाथों में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व आ जाता है। 1947 तक भारत की राजनीति की बागडोर कुछ अपवादों को छोड़कर महात्मा गांधी जी के हाथ में ही रहती है। 1919 तक का राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः शिक्षित वर्ग तक सीमित था। उसमें थे कुछ जागरूक लोग भी थे, कुछ भगत सिंह जैसे लोग भी थे, अशफाक जैसे लोग भी थे, उसके अंदर सुखदेव जैसे लोग भी थे, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे भी थे। लेकिन विद्यार्थियों, तब तक वो जन आंदोलन नहीं बना था। महात्मा गांधी जी की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है वो है कि आंदोलन सच्चे अर्थों में जनता का आंदोलन बना। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनता का संगठन बन गई। गांधी युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति और विचारधारा पूर्णतः नवीन और अभिनव रूप में सामने आती है और वो एक लोगों को बड़ी भाती है। गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक संघर्ष चला, यद्यपि हिंसात्मक क्रांति की चिंगारियां भी रह रहकर फूटती रही। देखिए, महात्मा गांधी जो भारत आए उसके पीछे गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका थी और गांधी जी जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आ गए।
गोखले के विचारों ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अतः शुरू में ही गांधी जी गोखले के अनुयायी और राजभक्त माने जाते थे। राजभक्त यानी वो अंग्रेज़ों की सत्ता में भी उनका विश्वास था। सरकार के साथ सहयोग की नीति में उनका दृढ़ विश्वास था। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उसमें गांधी जी ने युद्ध के प्रयासों में अंग्रेजी सरकार की पूरी सहायता की और इसके लिए सरकार ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद, जो स्वर्ण पदक था, गोल्ड मेडल, केसर ए हिंद भी जिसको कहा जाता है, उससे विभूषित किया। केसर ए हिंद हमारे और भी कई लोगों को मिला हुआ है, जैसे हमारे राजस्थान के एक चारण कवि थे श्यामल दास जी, उनको भी केसर ए हिंद मिला हुआ है, तो वो उनसे विभूषित किया। किंतु 1919 में रोल्ट एक्ट के प्रश्न को लेकर गांधी जी भारतीय राजनीति में, भारतीय जो राजनीति का मंच है उस पर एकदम एक्टिव हो गए। शुरू का सहयोगी बाद में असहयोगी बन गया। गांधी सहयोगी से असहयोगी हो गए। 31 दिसंबर 1919 को यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, मॉन्टफोर्ड योजना और उसके साथ की गई उद्घोषणा से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ न्याय करना चाहती है और भारतीय जनता को अपन समस्त संदेहों का अंत कर लेना चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य नहीं कि हम उनकी आलोचना करें, वरन उनको सफल बनाने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। गांधी जी के ये स्टेटमेंट थे। पर कुछ अरसे में ही कतिपय घटनाओं और युद्ध जनित परिस्थितियों में गांधी जी को बाध्य कर दिया कि वे विदेशी हुकूमत का विरोध करें और फलस्वरूप सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सरकार के साथ असहयोग और व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। गांधी के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन न केवल उनके लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक नए मोड़ का सूचक होगा, ऐसा गांधी जी सोचते थे। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा। विद्यार्थियों, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में रखा गया, तो वो सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन था। विभिन्न घटनाओं और कारणों से महात्मा गांधी को इस बात पर दृढ़ विश्वास हो गया था कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही अपने असहयोग की पताका के नीचे एकत्रित कर सकते हैं। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सरकार के प्रति अहिंसक असहयोग की नीति बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस अहिंसक असहयोग की नीति पर तब तक चलेगी जब तक कि कथित अन्याय दूर नहीं हो जाता। प्रस्ताव के पक्ष में 1886 वोट पड़ते हैं और विपक्ष में 884। पंडित मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल, देश बंधु चित्तरंजन दास, जिन्ना और श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। इन नेताओं के हृदयों में कौंसिल और अदालतों के बहिष्कार की योजना के प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं थी। जुलाई 1920 को तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। उनके अनुयायियों ने घोरपड़े के नेतृत्व में महात्मा गांधी की योजना का डटकर विरोध किया। और तो और इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय तक गांधी के असहयोग प्रस्ताव के विरुद्ध थे। कांग्रेस का नियमित अधिवेशन सितंबर 1920 में फिर नागपुर में होता है, जिसमें कलकत्ता अधिवेशन के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया जाता है। इस बार प्रस्ताव के पक्ष में बहुत अधिक मत थे। यद्यपि चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव का जी जान से विरोध किया, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। पर जब प्रस्ताव पास हो गया तो चित्तरंजन दास ने महात्मा गांधी को पूरा सहयोग देने का वचन दिया। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने
जो असहयोग प्रस्ताव पेश किया था वो ये था कि खिलाफत का जो प्रश्न है उस पर भारत और जो भारत के हिंदू और मुसलमान वो दोनों जो हैं वो इस आंदोलन में एक साथ मिल कर के कार्य करेंगे, एक साथ मिल कर के सहयोग करेंगे और हम आपस में भाईचारे की जो भावना है उस भाईचारे की भावना के अंदर जो वो एक दूसरे को सहयोग करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो कार्यक्रम जो बनाया गया उसमें यह है कि सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। म्युनिसिपल बोर्ड जो म्युनिसिपल बोर्ड हैं और अन्य संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा सरकारी दरबारों आदि द्वारा किए जाने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार कर देना चाहिए। अगला, राजकीय तथा अर्ध राजकीय स्कूलों और कॉलेजों से छात्रों को धीरे धीरे निकाल लेना चाहिए। वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और आपसी झगड़े तय करने के लिए पंचायत जो है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। फौजी हैं और जो क्लर्क हैं, मजदूरी करने वाले लोग, वो उन लोगों को इस प्रकार की जो नौकरी में जो लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं उनको भर्ती होने के लिए उपस्थित नहीं होना चाहिए, जो है उनको नौकरियां छोड़ देनी चाहिए। और नई काउंसिल्स के जो चुनाव होते हैं उसमें हमें अपनी उम्मीदवारी नहीं करनी चाहिए, विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने कार्यक्रम रखे। चूँकि असहयोग को अनुशासन और आत्मत्याग के एक साधन के रूप में पेश किया गया जिसके बिना कोई भी सच्ची उन्नति नहीं कर सकता, और चूँकि असहयोग के सबसे पहले युग में ही हर स्त्री, पुरुष व बालक को इस प्रकार के अनुशासन एवं आत्मत्याग का अवसर मिलना चाहिए। यह कांग्रेस सलाह देती है कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाए। हर एक घर में हाथ की कताई हो, चरखा हो और अपने घरेलू जो वस्त्र हैं उनको बनाने के लिए आप कार्य किया जाए। कलकत्ता कांग्रेस में पारित उपरोक्त जो प्रस्ताव पास हो गया और ये कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने पेश कर दिया। फिर अंतिम रूप से नागपुर में कांग्रेस के उसमें विचार हुआ और वहाँ पर फाइनली जो है सब बात हो गई। लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस जो नागपुर कांग्रेस में प्रस्ताव का समर्थन किया। कलकत्ता में केवल एक ही परले सिरे के राजनीतिज्ञ पंडित मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी का साथ दिया और सो भी अधिवेशन की समाप्ति के करीब जबकि गांधी जी ने नेहरू जी का यह संशोधन स्वीकार कर लिया कि अदालतों और कॉलेजों का बहिष्कार एकदम न करके धीरे धीरे किया जाए। नागपुर अधिवेशन में लगभग सभी मूर्धन्य राजनीतिज्ञों का समर्थन गांधी जी को मिल गया। कलकत्ता प्रस्ताव को दोहराते हुए नागपुर के असहयोग संबंधी प्रस्ताव में एक और उपाधियों को छोड़ देने की बात थी तो दूसरी ओर टैक्स न देने की बात भी सम्मिलित कर ली गई। नागपुर अधिवेशन में व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धीरे धीरे विदेशी व्यापारिक संबंधों को छोड़ दें और हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक से अधिक त्याग करें। राष्ट्रीय सेवक दल को संगठित करने और अखिल भारतीय तिलक स्मारक कोष को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने जोर दिया। काउंसिल्स के लिए चुने गए सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किसी भी प्रकार की राजनीतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गई। पुलिस और पलटन और जनता में मित्रता के भाव अब वहीं देख रहे थे कि हम बढ़ते हुए देख रहे थे, उनको स्वीकार किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जनता से ऐसा बर्ताव करें जिसमें नरमी हो, ईमानदारी हो।
और राष्ट्र इस कार्य में सहयोग करे, सहायता देवें, उनसे ये उम्मीद की गई। पुलिस और पलटन की मैंने पहले बताया ही कि उनको भी पॉजिटिव रहने के लिए कहा और वो पॉजिटिव धीरे धीरे हो रहे थे। तो ये सारा इस प्रकार गांधी जी ने अपना पूरा प्रोग्राम उन्होंने बना लिया और कांग्रेस जो कि शुरू से विरोध कर रही थी, कांग्रेस से प्रस्ताव पारित कर लिए। जो बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे थे वो भी नागपुर अधिवेशन तक आते आते गांधी जी के साथ हो लेते हैं और गांधी जी अब अपने असहयोग आंदोलन की पूरी तरह कांग्रेस से अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में फिर असहयोग आंदोलन जब गांधी जी प्रारंभ करते हैं, लेकिन उस व्याख्यान में जाने से पहले हम असहयोग आंदोलन के कारण करेंगे, जो कि अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।